दोस्तों, इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हर किसी की अलग अलग राय होती है। इतिहास में मौजूद कुछ लोगों को कोई महान बताता है, तो वहीं लोगों की एक बड़ी आबादी उसी महान इंसान को गलत साबित कर देती है। ऐसे ही हमें भी भारतीय इतिहास में ये पढ़ाया गया है कि इब्न बतूता महान था और इस चीज को कुछ किताबों में लिखा भी हुआ है। लेकिन जब आप उसके कुछ अनसुने किस्से सुनेंगे तो आपको उसकी असली हकीकत का पता चल जाएगा। दोस्तों, 7 अलग अलग देशों की लड़कियों को अपनी बीबी बनाने वाले इब्न बतूता की काली सच्चाई से अगर आप भी अवगत नहीं हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इब्न बतूता को 14वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रोमांचकारी यात्री माना जाता है। कहते हैं कि इब्न बतूता खाना बदोशों की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहा है। आज भले ही लोग कई कई जगहों पर घूमकर अपने आप को बड़ा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मानते हों, लेकिन इब्न बतूता से ज्यादा यात्राएं आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 में टैंजियर में हुआ था। टैंजियर उत्तर पश्चिम मोरक्को का एक लोकप्रिय शहर है। दोस्तों, इब्न बतूता का पूरा नाम इब्न बतूता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अललवाती अलनतजी अबू अबुल्लाह था। लंबी यात्रा करने के साथ साथ इब्न बतूता को उसके लंबे नाम के लिए भी जाना जाता है। किताबों में इस बात का वर्णन है कि इब्न बतूता किसी भी इंसान को अपनी बातों में चुटकियों में फंसा लेता था। कई इतिहासकारों का कहना है कि इब्न बतूता एक ऐसे मुस्लिम खानदान से आता था जिसने उस समय के सबसे ज्यादा न्यायाधीशों को जन्म दिया था। बचपन में इब्न बतूता ने अपनी पढ़ाई लिखाई टैंजियर शहर से ही प्राप्त की। उसके बाद इब्न बतूता अपनी पहली यात्रा के लिए निकल पड़ा। अपनी पहली यात्रा उसने मक्का मदीना के हज से शुरू की। कहते हैं कि इब्न बतूता की यात्रा का उद्देश्य था कि वो सभी बड़े बड़े विद्वानों से मिलना चाहता था। इसलिए उसने अपनी यात्रा के लिए सबसे पहले मिस्र को चुना और मिस्र पहुंचा। जब इब्न बतूता मिस्र पहुंचा तो उस समय मिस्र पर तूतन खामीन का राज था। तूतन खामीन के मंत्रियों ने जब इब्न बतूता को तूतन खामीन के सामने पेश किया तो तूतन खामीन ने इब्न बतूता से पूछा कि तुम कहां से आए हो और क्या करने आए हो। तो इब्न बतूता ने अपने बारे में सब कुछ बताया। तूतन खामीन इब्न बतूता की बातों से काफी प्रभावित हुआ और उसने मंत्रियों को यह आदेश दिया कि ये हमारे शाही मेहमान हैं और इनकी खिदमत भी शाही होनी चाहिए। तूतन खामीन के अनुसार अब इब्न बतूता मिस्र के शाही महल में अपनी मन मर्जी के मुताबिक रह सकता था। उसे कोई रोक टोक नहीं थी। इब्न बतूता के पास मौजूद सामान को उसके ही शाही कमरे में रखवा दिया गया और अब इब्न बतूता उस राज्य में रहने लगा। उसी दिन जैसे ही शाम का समय हुआ तो महल की रौनक देखकर इब्न बतूता की आंखें खुली की खुली रह गईं। असल में तूतन खामीन के लिए हर शाम एक महफिल लगती थी जिसके मुताबिक वो अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए अलग अलग लड़कियों को नाचते हुए देखता था। इस बार इस महफिल में तूतन खामीन ने अपने नए मेहमान को भी आमंत्रित किया। इब्न बतूता ने अपनी जिंदगी में ऐसी रौनक कभी नहीं देखी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मिस्र के राज परिवार की प्रथा के अनुसार जब कभी लड़कियों का नाच गाना या महफिल लगती थी तो उसमें नाचने वाली लड़कियां अपने शरीर पर सिर्फ और सिर्फ सोने के और हीरे के आभूषणों को ही पहनती थीं। उन्हें कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं होती थी। उनके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे तक गहने होते थे। इब्न बतूता ने पूरी रात बैठकर ये सब देखा और अब उसके मन में वही नजारा चल रहा था। उसकी आंखों से वो नाचती हुई लड़कियां ओझल ही नहीं हो रही थी। ऐसा ही अगले दिन भी हुआ और इस बार उसने मन में ठान लिया था कि इस बार वो उन नाचती हुई खूबसूरत लड़कियों में से किसी एक को अपने साथ ले जाएगा और फिर उसके साथ रात गुजारेगा। लेकिन जैसे ही दोबारा वो नजारा उसके सामने आया, तूतन खामीन के डर से वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब जब महफिल खत्म हुई तो तूतन खामीन तो उन लड़कियों के साथ अपने कक्ष में चल दिया, लेकिन इब्न बतूता हाथ मलता रह गया और अपने कक्ष में चला गया और उन्हीं के ख्यालों में खोकर एक गहरी नींद में सो गया।
सुबह जब उसकी आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था। इब्ने बतूता नहा धोकर राज्य में घूम ही रहा था। घूमते घूमते वो महल के हरम में पहुंच गया, जहाँ पर लड़कियों का मेला था। कुछ सिपाहियों ने उसे वहां से वापस जाने को कह दिया, जिसके बाद इब्ने बतूता वहां से चला गया। ऐसे नजारे देखकर पूरा दिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही चलती रहती। उस शाम को जब सिपाही उसे खाने के लिए बुलाने आए तो उसने मना कर दिया। करीब 1 घंटे बाद तूतन खामेन उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि इब्ने बतूता खिड़की के पास बैठकर शराब पी रहा है। जैसे ही इब्ने बतूता ने तूतन खामेन को देखा तो उसको देखते ही वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन तूतन खामेन उसको देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर इब्ने बतूता की जान में जान आई और उसने तूतन खामेन से कहा कि आप भी आकर थोड़ा लीजिए। तूतन खामेन ने भी अपने मेहमान की बात का मान रखा और उसके साथ शराब पीने लगा। शराब की पहली घूंट लेते ही तूतन खामेन की आंखें मानो खुल गई हों। असल में मोरक्को की शराब उस समय की सबसे तेज और महंगी शराब होती थी, जिसको सिर्फ शाही लोग ही पी पाते थे। इसलिए इस शराब को शाही शराब कहा जाता था। जैसे जैसे तूतन खामेन को नशा चढ़ता गया, वो इब्न बतूता के साथ वार्तालाप करने में मगन हो गया और बातों ही बातों में उससे कहा कि मुझे भी ये शराब चाहिए, बदले में तुम मुझसे कुछ भी ले लो। अब इब्ने बतूता को भी ठीक ठाक नशा हो चुका था और आपको तो पता ही है कि नशे में इंसान बहादुर हो जाता है। इब्न बतूता भी शराब का नशा होने के बाद तूतन खामेन से डर नहीं रहा था। उसने सीधे कह दिया कि मुझे आपके महल का हरम अच्छा लगा। तूतन खामेन ने कहा, अरे दोस्त, तुम मुझे इस शराब की बोतलें दो, मैं तुम्हें हरम के अंदर भेज दूंगा। वहाँ जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करना। इब्ने बतूता ने अपने शराब के भंडार से कुछ बोतलें तूतन खामेन को दे दी और बदले में हरम में दाखिला ले लिया। इस दौरान इब्न बतूता ने मिस्र में अपनी पहली शादी की और वहाँ करीब 3 साल रहकर खूब अय्याशियां की। अब इब्ने बतूता की जिंदगी ऐसी हो गई थी कि सुबह नाश्ते के समय भी उसके साथ लड़कियों का मेला लगा रहता था और रात में सोते समय भी उसके पास लड़कियां ही लड़कियां होती और वो दिन रात हरम में ही पड़ा रहता। इब्न बतूता ने लगभग 3 साल मिस्र में बिताए और इसके बाद वो फिलिस्तीन, अल्जीरिया होते हुए सीरिया पहुंचा, जहाँ उसे एक बड़ा कारवां मिला। वो कारवां अरबी लोगों का था, जहाँ से उसे भारत के बारे में पता चला। भारत के बारे में लोगों ने बताया कि वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ सामान्य लोगों के पास बेतना रुपया और पैसा है कि हमारे यहाँ के राजा महाराजा भी उनके सामने पानी भरते नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जम्बू द्वीप की लड़कियां तो मान लो ऐसी हैं जैसे कि आसमान से उतरी हुई परियां। दोस्तों बता दे, जम्बू द्वीप भारत का ही एक नाम है और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अखंड भारत को ही जम्बू द्वीप कहा जाता था। इब्ने बतूता ने इतना सब सुनने के बाद ठान लिया कि अब उसकी अगली यात्रा जम्बू द्वीप की ही होगी, जिसके लिए उसने भारत में उत्तर पश्चिम के रास्ते पहले अफगानिस्तान में प्रवेश लिया और वहाँ कुछ दिन रुका और आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगा और कुछ ही दिनों में इब्ने बतूता ने भारत में प्रवेश ले लिया। भारत में आकर उसने सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख किया, जहाँ जाकर उसने वहाँ की चीजों को देखा। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इब्ने बतूता ने जब तुगलक को अपने बारे में बताया तो तुगलक भी उसके ज्ञान और कौशल से प्रभावित हुआ और तुगलक ने इब्न बतूता को अपने महल में काजी के रूप में रहने के लिए कहा और कहा कि इसके बदले वो इब्न बतूता को 12,000 दिनार देगा। ये बात सुनकर इब्न बतूता ने तुरंत ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो काजी के रूप में महल के शाही दरबार में बैठने लगा। दोस्तों, आप में से जिसको नहीं पता तो बता दें कि काजी दरअसल एक प्रकार का न्यायाधीश होता है, जो कि शरिया के कानून के अनुसार अपने फैसले सुनाता है। बच्चों को शिक्षा, शादी का काम, किसी अपराधी के पक्ष को सुनकर उसके फैसले और हलाला करना, उस समय ये सब काजी के ही काम होते थे। इब्न बतूता ने जब महल में बैठना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी नजर वहाँ की रानियों पर भी पड़ने लगी।
जो इंसान हरम की लड़कियों को देखकर ही अपना आपा खो दे, उसका मोहम्मद बिन तुगलक की रानियों को देखकर क्या हाल हुआ होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर उसके सैनिक अक्सर ही बाजारों से अलग अलग गैर धर्म की लड़कियों को उठाकर लाते थे और जिन लड़कियों को वो लाते थे उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम इब्न बतूता ही करता था और इसके साथ साथ वो अपनी बुरी नजर भी उन पर डाल देता था। अब धीरे धीरे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के महल में भी घूमने लगा और उसे कोई कुछ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो वहां पर काजी के पद पर था। महल में घूमने के दौरान एक दिन उसकी नजर महल के हरम पर पड़ी और वहां की खूबसूरती को देखकर तो इब्न बतूता बेहोश सा हो गया था। कई इतिहासकारों के अनुसार उसने महल के हरम की महिलाओं के साथ कई बार अय्याशियां की, लेकिन जब उसकी ये काली करतूतें बढ़ने लगी तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी उसकी इन हरकतों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने तुरंत उसे छड़ी से पीटने की सजा दी और कहा कि हरम की औरतों को ही उसे छड़ी से पीटने की सजा देनी होगी, जिसके बाद उसे इन औरतों द्वारा ही छड़ी से खूब पीटा गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ये फरमान सुनाया कि इब्न बतूता को 3 हफ्ते तक नजर बंद कर दिया जाए। दोस्तों इस घटना के बाद इब्न बतूता समझ गया था कि यहाँ से निकलने का समय आ गया है और अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो तुगलक उसके प्राण लेकर ही छोड़ेगा। अब वो किसी तरह दिल्ली से निकलने की सोचने लगा। कई बार की कोशिशों में नाकाम होने के बाद 1341 में उसे वहां से भागने का मौका मिल गया। जब उसे दिल्ली से बाहर निकलने का मौका मिला तो वो मालवा होते हुए कालीकट पहुंचा और वहां से चीन निकल गया। दोस्तों बता दें कि दिल्ली में हरम की औरतों से मार खाने के बाद भी वो सुधरा नहीं था और चीन पहुंचकर भी उसने अपनी अय्याशियों का कार्यक्रम जारी रखा, लेकिन वो समझ चुका था कि किसी राजा के राज्य में जाकर ऐसा करना मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए वो चीन में लड़कियों के बाजार में जाता और वहां उसे जो लड़की पसंद आती उसे वो ले आता और जब तक उसका उसके साथ मन नहीं भरता तब तक वो उसके साथ सोता रहता। दोस्तों इब्न बतूता ने अपने जीवन में अनगिनत शादियां की थी, लेकिन उसकी करीब 7 शादियां तो उसने खुद अपने मुंह से बताई थी। बता दें 2 शादियां उसने मिस्र में की, 3 शादियां बुल्गारिया में और 2 शादियां उसने चीन में की थी। उसके करीब 2 दर्जन बच्चे थे। शादी करने के बाद उसने अपनी हर बीवी को छोड़ दिया था। दोस्तों जब वो वापस मोरक्को गया तो वहाँ उसका स्वागत जोरों शोरों से हुआ। उसके द्वारा लिखी गई किताब में उसने लिखा है कि भारत में उसका स्वागत किसी राजा की तरह हुआ और वहाँ उसकी लोगों ने पूजा की, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि सच तो ये है कि उसने भारत से कुत्तों की तरह भागकर अपनी जान बचाई थी, नहीं तो जिस हिसाब से उसकी हरकतें थी मोहम्मद बिन तुगलक उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देता। दोस्तों बता दें मोरक्को में 1369 में उसकी मौत हो गई थी। मोरक्को के लोग इब्न बतूता को काफी इज्जत देते थे क्योंकि वो पूरे मोरक्को का पहला ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में करीब 75,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो कि अब तक किसी खाना बदोश ने नहीं की। लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि उसने ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी नीयत के चलते किया था ताकि वो अलग अलग देश जाकर वहाँ मजे ले सके। तो दोस्तों ये था इब्न बतूता के सिक्के का दूसरा पहलू, जिससे शायद ही आपको किसी ने रूबरू करवाया होगा। वैसे अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।